नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अतीक केस की। इसमें एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। दरअसल अतीक के ऑफिस से खून के कुछ धब्बे मिले थे। उसकी एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है और उससे साफ हो गया है कि ये जो खून है इंसानी खून है। यानी कि शुरुआत में ये बात ऑब्वियसली एनालिसिस हो रहा था कि ये खून जो है वो किसका है, लेकिन अब ये हैदर भाई बिल्कुल साफ हो गया है। यानी कि वहाँ किसी की खुदकुशी किसी ने की है या किसी को मारा गया है या हादसा हुआ है। देखिए तीन पहले जैसे कि लोग सवाल उठा रहे थे कि हो सकता है किसी जानवर का ब्लड हो, लेकिन जो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, उसमें बात साफ़ हुई है कि जो ब्लड है वो इंसानी खून है। और पुलिस ने करीब 10-11 ड्रग एडिक्ट्स हैं जिनको डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 2-3 उसमें ऐसे हैं कि जिनके शार्प कुछ इंजरी है जिससे कि ब्लड निकल सकता है। तो पुलिस अफसरों का अभी तक यही मानना है कि उन ड्रग एडिक्ट्स का आपस में किसी बात को लेकर विवाद या झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें किसी ने वो सब्ज़ी काटने वाले चाकू से हमला किया और वो ब्लड वैसा है। तो अब इतना तो साफ़ हो गया, इंसानी ब्लड है। अब जिसके ऊपर शक है, जिसके कट मार्क्स हैं, उनके ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उनके ब्लड सैंपल्स की पुलिस प्रोफाइलिंग करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि ये ब्लड इसी का है या फिर किसी और का। अगर इनका नहीं निकलता है तब तो ये एक बड़ा राज अभी रहेगा कि भाई आखिर खून किसका है, इन ड्रग एडिक्ट्स का नहीं है तो किसका, कहाँ से आया। तो अभी तक फ़िलहाल इतनी बातें साफ़ हुई हैं कि ब्लड जो है वो इंसानी है, लेकिन किस इंसान का ये साफ़ नहीं हो पाया है। पुलिस की कस्टडी में जो हैं उनके 1-2 के इंजरी हैं, शार्प वेपन से जैसे इंजरी आती हैं। अब सवाल ये है कि जब उनका ब्लड मिलाया जाएगा तब पता चलेगा कि इसी का है कि नहीं। तो अभी अपने आप में, लेकिन ये तो एक अलग इतर बात है कि कुछ ब्लड का मिलना, और मैं नहीं समझता कि इसका किसी मर्डर से बड़ा कोई बहुत बड़ा खुलासा होने की बात सामने आएगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी है अभी आज की तारीख़ में पुलिस के सामने और स्पेशल टास्क फोर्स के सामने, जिन वो अफसर बता रहे हैं कि उनको जो शूटर्स हैं वो नहीं मिल रहे, जो शूटर्स बाकी अभी घूम रहे हैं, इधर उधर फरार हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सबब है पुलिस के लिए वो है शाइस्ता का गायब होना, ज़ैनब का गायब होना। तो ये लोग कहाँ हैं, ये अपने आप में एक लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसमें टोटल अभी तक अगर पूरे परिवार की बात करें तो नामी और बेनामी जो संपत्तियां और जो कैश, जो गोल्ड, ये तमाम चीज़ें मिली हैं, टोटल कितना वर्थ मिला है अभी तक, ये फिगर मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए इसकी कोई एक्यूरेट फिगर पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1000 करोड़ के आसपास का चल अचल संपत्तियां, गोल्ड, कैश सब मिला के अभी तक पुलिस को और प्रशासन को मिला है, जिसकी ज़ब्ती की गई है, जिसे सीज़ किया गया है। और अभी और भी ऐसा हो सकता है। पुलिस की कार्रवाई लगभग चली रही है, रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। और जैसे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है बड़ी सीक्रेट गुप्त तरीके से, चूँकि ये माना जा रहा है कि इन संपत्तियों को, इन पैसे के ट्रांजैक्शन को, उनकी साइफनिंग को, उनको कहाँ रखना है, उनसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे संपर्क किया। और अमूमन ऐसे केसेस में जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से राय मशवरा करते हैं। इस केस की एक बहुत अहम कड़ी है जो इस पूरे ख़ानदान का मुकदमा लड़ा करता था, सौलत खान सौलत का वकील है जो, उसको भी पुलिस ने 302 में गिरफ़्तार किया था उमेश पाल हत्याकांड में, और उसको जेल भेज दिया गया था। अब पुलिस ने उसकी कस्टडी मांगी है, उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है कोर्ट से। कल उस पर सुनवाई होनी है। तो वो एक बहुत की पर्सन है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का, उमेश पाल मर्डर केस के। तो उससे ज़रूर पुलिस को ये जानकारियाँ मिलेंगी कि आखिर किस तरह से प्लॉट किया गया, क्योंकि असद का जो मोबाइल फ़ोन पुलिस को मिला, उस मोबाइल फ़ोन में खान सौलत ने उमेश पाल की एक तस्वीर असद को भेजी हुई थी। ये माना जा रहा है कि ये ताकीद वो करना चाहते थे कि हर हाल में बंदा यही हो, कहीं मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस ना हो जाए, किसी और को मार दिया जाए। तो ये तय करने के लिए हाँ यही बंदा है जिसका मर्डर होना है। तो वो फ़ोटो भी मिली थी असद के मोबाइल फ़ोन से। तो पुलिस का ये मानना है कि ये जो वकील है, इसको अगर हम पूछताछ में लेते हैं, इसकी 14 दिन की कस्टडी पुलिस ने मांगी है। देखते हैं कल कोर्ट कितनी कस्टडी देता है या नहीं देता। तो अगर कस्टडी पुलिस को मिलती है तो एक इसमें और भी कई खुलासे होंगे, चाहे वो संपत्ति से जो आपको, जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कामकाज जो है वो वकील आमतौर पर देखते हैं ज़्यादातर, कहीं रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, चाहे ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ, दाखिल खारिज से
से जुड़ा हुआ हो, तो उसको वकील के पास काफ़ी क्लिंचिंग एविडेंसेस और जानकारियाँ होंगी, ये पुलिस का मानना है। यही वजह है कि खान सौलत को पुलिस कस्टडी रिमांड लेना चाहती है और अब उसकी बारी है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो साजिश तो बहुत साफ़ ही है, शूटर्स जैसे भी आपने कहा पकड़े नहीं गए हैं। इसमें जो एक एस्पेक्ट और निकल कर आ रहा है कि जिसमें आपने कहा कि वकील के थ्रू हवाला के ज़रिए भी कुछ पैसे आए थे उमेश पाल की हत्या से पहले, करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए, जिसमें और वो पैसे का इस्तेमाल हुआ उसकी हत्या के लिए। ये तो वो अमाउंट है जो अमाउंट हवाला के ज़रिए आया, ऐसा तो बहुत अमाउंट होगा जो अभी अनडिस्क्लोज्ड होगा, पता नहीं होगा जिसके बारे में। चिराग, जो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स होते हैं, अमूमन ये हवाला का पैसा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। हवाला का पैसा ये तो पता चल गया, लेकिन बहुत सा ऐसा अमाउंट होगा। अच्छा, जैसे कल भी हमने जिक्र किया था कि ये ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ ना सिर्फ अपने देश में बल्कि बाहर भी रखते हैं, उसके एवज़ में ये पैसे हवाला के ज़रिए मंगा लेते हैं। मान लीजिए इनकी दुबई में कोई प्रॉपर्टी है, अब इन्हें पैसे की ज़रूरत है, अब इन्होंने माना कि उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो उन्होंने उसको गिरवी रख दिया या उसको बेचने के लिए डाल दिया और वहाँ से हवाला के थ्रू थोड़ा थोड़ा अमाउंट यहाँ पे ले लिया। हवाला का मतलब भी यही होता है ना कि वहाँ पे दिया, यहाँ पे ले लिया। अकाउंट में नहीं हवाला का पैसा आएगा चिराग, हवाला का पैसा ब्लैक में ही आता है हमेशा। लेकिन हवाला का मतलब ये होता है कि हमने किसी बंदे को वहाँ पे कुछ दिया, उसके बदले उसने अपने बंदे से हमें यहाँ दे दी। तो इन्होंने अपनी कोई चीज़ वहाँ दी या कुछ भुगतान वहाँ किया, उसके बदले में यहाँ पे ले लिया। मान लीजिए उनका कोई बंदा दुबई में है, उसने कहा कि भाई हम आपको शेख साहब दे रहे हैं 10 करोड़, आप 10 करोड़ डिलीवर करा दो, जो कमीशन होगा हम उसका दे देंगे। तो इस तरीके से वो पैसा यहाँ डिलीवर कर देते हैं लोग अपना। तो ये पैसा जिसकी बातचीत की जा रही 1.5 करोड़ की, वो तो जानकारी में है, लेकिन और भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें जो शाइस्ता है, जैसे शाइस्ता की गिरफ्तारी होती है तो शाइस्ता बहुत सारे राज पुलिस को बता सकती है। सबसे बड़ी राजदार आज की तारीख़ में वही है। और इस केस में जैसे कि हम अफसरों से सुबह बात कर रहे थे, कई अफसरों ने ये भी बताया कि इसमें जो अतीक का बेटा उमर है उसको भी पुलिस एक्यूज़ बनाने की। मुझे एक चीज़ और बताइए कि शाइस्ता के इतनी देर तक छिपे रहने के मकसद, पहली बात, दूसरा क्या ये भी संभव है कि वो गुड्डू के संपर्क में हो? मुझे नहीं लगता चिराग कि ये लोग इतने शातिर हैं कि एक दूसरे के, हाँ जो वमेन एक्यूज़्ड हैं वो ज़रूर एक दूसरे के संपर्क में होंगी, रिश्तेदार हैं करीबी, लेकिन गुड्डू के संपर्क में ये होंगी मुझे लगता बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि गुड्डू बहुत शातिर है। गुड्डू मुस्लिम को, चिराग में बताऊं, मैं साल करीब 2000 से जानता हूँ। जानता मतलब हूँ, पढ़ता हूँ, देखा है मैंने उसको। जब लखनऊ में एक बहुत बड़ा लामाटीनियर कॉलेज है, वहाँ स्कूल है, वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर का मर्डर हुआ था, तो उसमें भी इसका ये एक्यूज़्ड हुआ करता था। वो उस मर्डर का इल्ज़ाम अभय सिंह पे लगा था, फैज़ाबाद का क्रिमिनल और नेता अभय सिंह। तो ये धनंजय और अभय सिंह पहले एक साथ रहा करते थे। तो जैसे अलग अलग अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल होते हैं, वैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 10-12 अलग अलग हॉस्टल्स थे, बॉयज़ गर्ल्स मिला के। तो वहाँ पे एक चंद्रशेखर हॉस्टल होता था, जो चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्टल, तो उसमें वो रहा करता था। हम लोग नरेंद्र देव हॉस्टल में रहते थे, अगल बगल में था। तो उसके बड़े मशहूर किस्से थे कि वो बस एक बार दौरान, मुझे याद है, यूनिवर्सिटी कैंपस के दौरान मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उस दौरान इन्होंने एक वहाँ का लीडर था ओमकार भारती, उसके ऊपर धनंजय सिंह और अभय सिंह ने जब हमला किया तो ये हाथ में दौड़ते दौड़ते बम बना रहा था और बम मार रहा था। हाँ, इसके बाद फिर तब से वहाँ से नाम आया कि गुड्डू। इसने अपना नाम बदल के कुछ और रखा हुआ था, इसको कैंपस में लोग आशीष ऐसे कोई नाम रखा था, वो उस तरीके से जानते थे। बाद में पता चला ये वहाँ जौनपुर का है, गुड्डू मुस्लिम नाम है इसका, पूरब से ताल्लुक़ रखता है। तो कहने का मतलब है बहुत शातिर क्रिमिनल है, और ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स के साथ रहा है कि उसकी यही वजह है कि वो STF और इन तमाम जो पुलिस के हमारे लोग लगे हुए हैं उनके हाथ नहीं आ रहा है आसानी से। और ये भी बात सच है कि हाथ नहीं आ रहा, और ये भी बात सच है कि क्राइम भी लगातार करता जा रहा है और STF उसको पकड़ पाने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। पहली चीज़। दूसरी, ये जिसके साथ रहा उसका नुकसान करके गया। बिल्कुल, देखिए ये ख़तरनाक, मैंने क्यों बताया कि ख़तरनाक क्रिमिनल है। इसने, जिसे कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पी के आया है, तो वो की पॉइंट्स जानता है कि अभय सिंह का जानता है, धनंजय का जानता है, और पूरब के कई माफिया हैं, उनके राजदार। वैसे ही फिर आया ये मुख्तार के बारे में जानता है, ये अतीक के बारे में जानता है, उसके गैंग के बारे में जानता है। तो ये बहुत शातिर दिमाग है।
और शातिर दिमाग नहीं होता तो एसटीएफ की यूनिट है उसको पकड़ लेती है। और सिर्फ एसटीएफ इस पे काम नहीं कर रही चिराग, एसटीएफ दिल्ली पुलिस की भी मदद ले रही है, एसटीएफ और पंजाब पुलिस की भी मदद ले रही है और स्टेट्स की पुलिस की मदद ले रही है कि किसी तरह इस तक पहुँचा जाए। तो लेकिन वो नहीं मिल रहा है। कितने मुकदमे गुड्डू के खिलाफ है और कितने में कन्विक्शन हुई, और आज तक ये मतलब क्यों इसको जेल के अंदर ही नहीं रखा गया, बाहर क्यों है, बाहर कैसे है? देखिए ये जो जैसे स्लीपर सेल होते हैं ना, इसका काम उस तरीके का होता था। आप देखेंगे ये इसमें इस केस में भी ये मर्डर नहीं कर रहा था। ओके। ये उस मर्डर को प्लानर नहीं, प्लानर भी नहीं, ये वहाँ पे ऐसा माहौल बना रहा था कि लोग आसपास से भाग जाएं, कोई बीच में दखल ना दे, अंधेरा हो जाए, धुआं हो। आप देखो बम जो मारे इसने ना, उसमें आप देखो उसमें धुआं बहुत ज़्यादा है, धुएं का गुबार बन जाए और उस दौरान अपना काम ये लोग कर लें शूटर, और उसके बाद में यहाँ से निकल तो ये जाए। मतलब एक तरह से साइड में हाँ, असिस्ट करने के लिए। असिस्ट करने के लिए। और इस वजह से बचता रहा ये हमेशा। तो ये कॉन्स्पिरेसी में तो फिर भी आएगा। हाँ, अब तो कॉन्स्पिरेसी में तो आएगा, लेकिन डायरेक्ट इसके ऊपर एलिगेशंस नहीं आए कि अकेला गया इसने किसी को मार डाला ऐसे करके। तो ये साथ में रहता था, आगे पीछे छुपा हुआ। तो पुलिस पे इसकी नज़र रहती थी। कभी कभी कुछ केसेस लगे भी इस पे, तो उसमें अपना बेल आउट हो गया, निकल गया। कई केसेस छूट गए इसके जिसमें गवाही नहीं, गवाह डर गए या गवाह हॉस्टाइल हो गए। तो कहने का मतलब ये कि है ख़तरनाक, और ये शाइस्ता और ज़ैनब इन लोगों के टच में होगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ख़तरनाक क्रिमिनल इस तरीके से उनके टच में। डिले करने की क्या टैक्स है? अगर शाइस्ता पुलिस के सामने सरेंडर नहीं कर रही है, इसके पीछे वजह क्या लगती है? क्या प्रॉपर्टी समेट रही है सबके बारे में, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया, क्या और वजह हो सकती है इसके पीछे, और इतना वक्त लग रहा है? चिराग, मुझे लगता है कि कोई भी समझदार उनका वकील और उन लोगों का खैर खा होगा तो वो यही सलाह देगा कि आप सरेंडर कर दो। मुझे लगता है कि कहीं इस बात का पहले तो सरेंडर की कोशिशें की गई हैं, और उनकी फैमिली से कई ऐसे एक्यूज हैं जिन्होंने सरेंडर की अर्ज़ी डाली हुई है, जिसमें सुनवाई होनी आगे आने वाली तारीख़ों में। लेकिन शाइस्ता का ना मिलना अपने आप में पुलिस अफसर भी इससे बड़ा हैरान है कि वो अमूमन ऐसा माना जा रहा था कि बेटा उसका जब मारा गया इनकाउंटर में तो वो सामने आएगी, तब भी नहीं आई। उसका पति मारा गया तब भी नहीं आई, देवर मारा गया तब भी नहीं आई। तो कहने का मतलब ये कि अब लोगों को बड़ा ये शक सा होने लगा है। शक ये होने लगा कि शी इज़ अलाइव और नॉट, वेयर शी इज़। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे, जैसा कि उसके बारे में अशरफ की वाइफ के बारे में बताया गया था कि उसने जहर खाने की कोशिश की, ऐसा करके कुछ बातें सामने आई थी। तो ऐसा तो नहीं कहीं कोई अनहोनी ऐसी हुई हो जिसकी जानकारी ना पुलिस को हो ना मीडिया को अभी फ़िलहाल। तो जाहिर है कि उसका आना, और अमूमन होता क्या है बड़े से बड़े केसेस में हमने देखा है कि इंसान सरेंडर करता है। आप देखिए अमृतपाल का इतना बड़ा मामला था, भागता रहा था करके आया हुआ फिर सरेंडर पे या अरेस्ट पे आया, जो भी अब उसको कह लें टेक्निकली, लेकिन उसको आना ही था, वो जानता था कहाँ जाएगा, बाहर जा नहीं सकता देश के। तो अब इनमें ये हो सकता है कि इनके ये जो नेटवर्क है इनका नेक्सस, ये पूरब तक फैला हुआ है, पूरब से लेके पश्चिम तक। तो अब पूरब से इन्होंने कहीं क्रॉस बॉर्डर निकल गए, ये कहीं नेपाल चले गए, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि आप देखें तो पूरब में हमारे पास कई ऐसे बॉर्डर है, बलरामपुर से, गोंडा नहीं, से, लेकिन वो ठीक है, लेकिन अगर जाएगी तो ये यहाँ राजपाट कौन संभालेगा? इतना ये कोई इतना दिलेर तो है नहीं कि अपना सारा कुछ धन दौलत छोड़ के चली जाए। वही मुझे चौंकाती है कि जिस चूँकि परिवार की बात करें तो जैसे हस्बैंड उसका मारा गया, अब उसमें तुम्हारा वो आपका उसका बेटा, उसके 2 बेटे होम में, उसके 2 बेटे जेल में, तो जाहिर सी बात है उनकी पैरवी, उनका केसेस लड़ना, वो सारी चीज़ें करने वाली तो वही है। तो उसका ना आना अपने आप में बेहद चौंका। कहा जाए कि उसकी ज़िंदगी में कुछ दिनों में, मतलब पिछले अगर बात की जाए 20-25 दिनों में सब कुछ बदल गया। पति भी मर गया, बेटा भी मर गया, खुद भाग रही है, प्रॉपर्टी इतनी सारी अटैच हो गई। 25 दिन में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। चिराग, 25 दिन में क्या, जब से इन लोगों का साम्राज्य शुरू हुआ, मैं 2004-05 याद करता हूँ, तो लोगों के इतने खौफज़दा होते थे इनसे कि कत्ल को कत्ल कहने से डरते थे इनके सामने। इनका इतना खौफ था। उस ज़माने में अगर कोई रिपोर्टर, कोई कैमरामैन शूट करना चाहता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी जब। अच्छा। इतना खौफ, इतना डर। उसको पता था पुलिस तो साथ देगी नहीं, पुलिस करती ही नहीं थी कुछ। जब राजू पाल का मर्डर हुआ तो घंटों पीसीआर कॉल ही नहीं हुई, घंटों। हॉस्पिटल तक घुस के मारा गोली उन्होंने।
तो ये खौफ पुलिस के मर्डर करने के बाद वो ऐसे कुर्सी पे थाने में जाके बैठ गया अशरफ, तो इन लोगों का एक बोलबाला था और इन्हें नहीं लगता था, क्योंकि इतने केसेस थे इन पे, उनमें कुछ केसेस छूट गए थे, कन्विक्शन नहीं हो रहा था, तो उससे और हौसले बुलंद थे कि कन्विक्शन नहीं हो रहा है इसमें हमारा, और हम तो साहब ऐसे जितना धीरे धीरे करके छूटते चले जाएंगे। उम्मीद नहीं थी कि हालत यहाँ तक आ जाएगी, और यहाँ तक क्या, नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि इनका जो सबसे चहेता बेटा वो इनकाउंटर में मार दिया जाएगा, उनके जो सबसे बड़े शूटर वो इनकाउंटर में मार दिए जाएंगे, और उनके जो सरवा गैंग के बड़े दोनों सरगना वो मार डाले जाएंगे। तो वो उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद से परे था, ये शॉक्ड है। आप देखिए उनके बेटों ने खबरें सुनी तो कोई बेहोश हो गया, किसी को गश आ गया, कोई खामोश हो गया, बोलता ही नहीं हुआ। तो उसके लिए है ही शॉकिंग, ख़तरनाक, लेकिन अंजाम वही होता है और वही हुआ। चलिए, हैदर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से नरेट किया इस तमाम चीज़ों को। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।